जरा एक बहुत ही दिलचस्प दृश्य की कल्पना करें हमारे सभी व्यूअर्स। हाँ बताइए, कैसा दृश्य? तारीख है 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो माहौल है ना, वो बेहद गंभीर और आशाओं से भरा हुआ है। बिल्कुल, वो तो आजादी के तुरंत बाद का समय था। राइट। और वहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं जिसमें दुनिया भर के बेहतरीन कानून और प्रशासन का पूरा निचोड़ शामिल है। हाँ, जो आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। सही कहा। लेकिन इस ऐतिहासिक कमरे के अंदर ना एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल, एक मिस्ट्री छुपी हुई थी जिसका जवाब उस दिन किसी के पास नहीं था। अच्छा, वो क्या मिस्ट्री थी? मिस्ट्री ये थी कि क्या आने वाले वक्त में कोई ऐसी सरकार आए जिसके पास पार्लियामेंट में भारी मेजॉरिटी हो, तो क्या वो इस मेजॉरिटी का फायदा उठाकर इस पूरे के पूरे दस्तावेज को अपनी मर्जी से बदल सकती है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या वो इस संविधान को पूरी तरह नष्ट कर सकती है? सोचकर ही डर लगता है। डर तो लगता है, पर इस रहस्य का जवाब तुरंत नहीं मिला था देश को। तो कब मिला? इसका जवाब मिलने में देश को कई दशक लग गए। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, पावर स्ट्रगल्स हुए, और आखिर में ना एक ऐसा ऐतिहासिक केस आया जिसने भारत के लोकतंत्र को हमेशा के लिए बचा लिया। ओह वाओ! पर वो केस कौन सा था और उसने कैसे इस दस्तावेज को नष्ट होने से बचाया? है ना इंटरेस्टिंग? पर ये सस्पेंस हम अभी बनाए रखेंगे। पूरा वीडियो देखने पर ही स्टूडेंट्स को इसका जवाब मिलेगा। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल, और आज की चर्चा बहुत डीप होने वाली है। और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज की इस विस्तृत चर्चा में ना हम सिर्फ कोई लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान बना। बिल्कुल, और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। राइट, कैसे इसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा हमने शुरुआत में पूछा, वो कौन सा अनोखा सिद्धांत है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को टूटने से बचाता है। तो चलिए लंबे संविधान की बात से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही आता है कि भारत जैसी विशाल भौगोलिक विविधता और इतने अलग अलग कल्चर वाले देश को आखिर एक ही किताब से कैसे चलाया जा सकता है? ये बहुत कॉमन डाउट है स्टूडेंट्स का। अरे मैं एक सिंपल एनालॉजी से सोचूं तो जैसे किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और आधुनिक मशीन को चलाने के लिए एक बेहद विस्तृत स्टेप बाय स्टेप मैनुअल की जरूरत होती है। क्या यही कारण है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? अरे वाह, ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, एक छोटी और सिंपल मशीन एक पेज के मैनुअल से चल सकती है, पर भारत कोई सिंपल देश थोड़ी ना है। हाँ, ये तो है। यहाँ इतनी भाषाएं और धर्म है। एग्जैक्टली। जब हम लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, तो फिगर्स अपने आप में पूरी कहानी बताते हैं। फिगर्स मतलब टोटल आर्टिकल्स और पार्ट्स? हाँ, ओरिजिनली जब ये बना था तब इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे। और अभी क्या स्टेटस है इसका? अगर हम आज यानी 2025 की स्थिति देखें तो इसमें 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 स्केड्यूल्स और 100 से अधिक अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। बाप रे, 100 से भी ज्यादा। हाँ, लेटेस्ट तो 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 है। पर एक बात बताइए, इतना लंबा लिखने की जरूरत क्या थी? अमेरिका का संविधान तो बहुत छोटा है, शायद सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं उसमें। वही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना हमारे और उनके सिस्टम में। कैसा डिफरेंस? यूएस में स्टेट्स के पास अपने अलग संविधान होते हैं, पर हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट्स दोनों के स्ट्रक्चर और पावर्स एक ही किताब में लिखे गए हैं। अच्छा, इसलिए ये इतना मोटा हो गया। सिर्फ यही नहीं, हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और फेडरल स्ट्रक्चर को संभालने के लिए हर छोटी डिटेल लिखनी पड़ी। संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि कल को कोई नेता इन कानून का गलत मतलब निकाले, तो उन्होंने सब कुछ एक्सप्लिसिटली लिख दिया। बिल्कुल। इसलिए इस किताब में सिर्फ बेसिक नियम नहीं हैं, बल्कि डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, और अलग-अलग स्पेशल कम्युनिटीज के लिए डिटेल्ड सेफगार्ड्स शामिल हैं। समझ गई। एक और डाउट है जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं। मैं खुद जब LLB कर रही थी ना, तो इसको लेकर कंफ्यूज थी। किसको लेकर? कहा जाता है कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी उधार लिया हुआ संविधान। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या हमने सिर्फ दूसरे देशों की कॉपी पेस्ट कर दी? अरे नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बोरोड शब्द अक्सर नेगेटिव लगता है, पर इसका मतलब अंधाधुंध कॉपी करना बिल्कुल नहीं था।
तो फिर क्या था? इसका सही कीवर्ड है अडैप्टेड नॉट अडॉप्टेड, यानी हमने उन्हें अपनाया जरूर पर ज्यों का त्यों नहीं। मतलब इंडिया के हिसाब से मोड़ दिया? हाँ, संविधान बनाते वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि दुनिया भर के संविधान बन चुके हैं, अब इस वक्त नया क्या बनेगा। हमने दूसरे देशों के एक्सपीरियंस से सीखा, उनकी गलतियों से बचे और उनके बेस्ट कॉन्सेप्ट्स को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। एक सेकंड रुको, मैं ना एक विजुअल रिकॉल बनाती हूँ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर। हाँ हाँ, बिल्कुल बनाइए। क्या ये कुछ ऐसा है जैसे एक मास्टर शेफ अलग अलग जगहों से बेहतरीन मसाले जमा करता है, जैसे इटली से हर्ब्स लिए या थाईलैंड से चिली ली, पर उनको ब्लाइंडली मिक्स नहीं किया, वरना टेस्ट खराब हो जाता। राइट। उन मसालों को इंडियन पैलेट और टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करके एक नई परफेक्ट और स्वादिष्ट इंडियन डिश बनाई। अरे वाह, ये मास्टर शेफ वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। हमारे फ्रेमर्स ने वही किया था। तो उन्होंने सबसे बड़ा मसाला कहाँ से लिया? देखिए, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ और कैबिनेट सिस्टम लिया, क्योंकि हम 200 साल से इस सिस्टम को झेलते और समझते आ रहे थे। और यूनाइटेड स्टेट्स से क्या लिया? वेट, एक शॉर्टकट ट्रिक मुझे याद आ रही है। अच्छा, कौन सी ट्रिक? यूएस का मतलब होता है उस, यानी हमारे। तो हमारे राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स से आए हैं ना? सही पकड़ा, ये बिल्कुल सही शॉर्टकट ट्रिक है। यूनाइटेड स्टेट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिए। और आयरलैंड से? वहां से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया। और कनाडा से हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर का मॉडल अपनाया। कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों? उस वक्त तो हम आजाद हुए थे ना, तो स्टेट्स को पावर क्यों नहीं दी ज्यादा? उसका एक बड़ा प्रैक्टिकल रीजन था, क्योंकि उस वक्त देश पार्टीशन के दर्द से गुजर रहा था। संविधान निर्माताओं को डर था कि अगर स्टेट्स को ज्यादा पावर दे दी तो देश फिर से टुकड़ों में ना बढ़ जाए। ओह, इसलिए सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी था ताकि देश एकजुट रहे। एकदम सही। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट ली, जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से इमरजेंसी प्रोविजंस, यूएसएसआर यानी रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज जो बाद में 42nd अमेंडमेंट से जुड़े, और साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया गया। व्यूअर्स, अगर ये मास्टर शेफ वाली एनालॉजी और शॉर्टकट ट्रिक आपको समझ आई हो ना, तो वीडियो को अभी लाइक करें। आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर करना जरूरी था। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब तो बन गई और दुनिया भर के बेस्ट मसाले भी आ गए। अब सवाल उठता है कि इस विशाल देश की गाड़ी चलाएगा कौन? असली पावर किसके पास होगी? हार्डवेयर कैसे काम करेगा? ये समझने के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के मैकेनिज्म को देखना होगा। एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, जैसे आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा होगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड मतलब किसी कंपनी का स्ट्रक्चर। हाँ, किसी बड़ी कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, एक चेयरमैन होता है जिसके नाम पर कंपनी चलती है, पर डे टू डे काम और असली पावर एक सीईओ के पास होती है। अच्छा, तो देश के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर प्रेसिडेंट वो चेयरमैन है यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और प्राइम मिनिस्टर हमारा सीईओ है यानी रियल एग्जीक्यूटिव। परफेक्ट। आर्टिकल 74 और 75 यूनियन यानी केंद्र के लिए, और आर्टिकल्स 163 और 164 स्टेट्स यानी राज्यों के लिए इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्थापित करते हैं। तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत क्या हुई? इसकी सबसे बड़ी खासियत है कैबिनेट सिस्टम और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सरकार तब तक ही सत्ता में है जब तक उसके पास संसद का विश्वास है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का आपस में फ्यूजन होता है। इस पर कोई लैंडमार्क केस भी होगा ना जो इस पावर को डिफाइन करता हो? बिल्कुल। इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को क्लियर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955। इस केस में कोर्ट ने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की स्थिति और उसकी पावर्स को बेहद स्पष्ट किया था। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी एग्जाम टिप यहाँ पर। हम आज की चर्चा में ना सिर्फ कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि डिटेल्स बहुत ज्यादा हैं। राइट। इस केस के विस्तृत फैक्ट्स, इशू और रीजनिंग हमारे आज के सोर्स में मौजूद नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को ऑथेंटिक लीगल सोर्स से वेरीफाई करना जरूरी है। सिर्फ नाम लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझना पड़ेगा। सही बात है। अब आते हैं पावर के बंटवारे पर, जहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। हाँ, ये डाउट बहुत कॉमन है। जैसे आर्टिकल 1 साफ तौर पर कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल कहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि राज्यों के पास अपना कोई वजूद या कोई ताकत नहीं है? क्योंकि फेडरलिज्म का तो बेसिक मतलब ही शक्तियों का बंटवारा होता है ना। ये एक ऐसी डिबेट है जो आज तक चलती है। हमारे सिस्टम को प्योरली फेडरल नहीं कहा जाता, इसे फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस कहा जाता है। मतलब आधा फेडरल आधा यूनिटरी। इसका मतलब है कि हमारा स्ट्रक्चर नॉर्मल हालात में फेडरल जरूर है, जहां केंद्र और राज्य अपना अपना काम करते हैं, लेकिन सेंटर तुलनात्मक रूप से हमेशा अधिक मजबूत रहता है।
थोड़ा सिंपल भाषा में इसको डिफरेंशिएट करके बताएंगे आप, फेडरल क्या है और यूनिटरी क्या है? देखिए, फेडरल फीचर्स वो हैं जो राज्यों को उनकी पावर देते हैं, जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर्स यानी सेंटर और स्टेट की अलग अलग लिस्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, ये सब फेडरल नेचर दिखाते हैं क्योंकि इनमें डिवीजन है। हाँ, लेकिन फिर यूनिटरी बायस कहाँ से आ गया इसमें? यूनिटरी बायस उन चीजों में दिखता है जो सेंटर को सुप्रीम बनाते हैं, जैसे हमारी सिंगल सिटीजनशिप। अच्छा, यूएसए में आप टेक्सास के नागरिक अलग हो और यूएस के अलग, पर हमारे यहाँ सब सिर्फ इंडियन है। राइट, एक ही पासपोर्ट मिलता है सबको। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना, इमरजेंसी प्रोविजंस जिसमें सेंटर राज्यों की पावर अपने हाथ में ले लेता है, गवर्नर्स को सेंटर द्वारा अपॉइंट करना और ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस आईपीएस, ये सब दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर सेंटर राज्यों पर हावी हो सकता है। मुझे यहाँ एक विजुअल याद आ रहा है, जैसे एक बहुत बड़ा और मजबूत अम्ब्रेला यानी छाता हो। अच्छा, अम्ब्रेला? हाँ, कैसे? सामान्य दिनों में जब धूप निकली हो तो ये छाता अलग अलग राज्यों को एक साथ सुकून की छाया देता है। सब अपने अपने एरिया में आराम से काम कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा तूफान आता है यानी कोई इमरजेंसी आती है, तो ये छाता एक बेहद मजबूत और सिंगल सॉलिड कवर बन जाता है जो पूरे देश को एक साथ ढक लेता है, और तब सिर्फ सेंटर का कंट्रोल होता है उस छाते पर। क्या बात है, ये अम्ब्रेला एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ पर। और इसी बैलेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ना कोर्ट्स ने हमेशा इंटरवीन किया है। इस पर कोई केस लॉ है जो एग्जाम में लिखना जरूरी हो? हाँ, एग्जाम फोकस के लिए एक लैंडमार्क केस जरूर लिखिए, एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इसमें क्या कहा था कोर्ट ने? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म दोनों संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। सेंटर आर्बिट्रेरली किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं गिरा सकता। व्यूअर्स, एसआर बोम्बई केस भी एक मैसिव जजमेंट है। आज के नोट्स में हमने सिर्फ इसका समरी प्रिंसिपल लिया है, इसलिए ध्यान रहे। हाँ, इस केस के विस्तृत फैक्ट्स, इशू और रीजनिंग हमारे आज के सोर्स में मौजूद नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को ऑथेंटिक लीगल सोर्स से वेरीफाई करना जरूरी है अपना आंसर लिखने से पहले। एकदम ठीक। पर हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, एग्जाम में फेडरल इनफॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट वाले क्वेश्चन में एसआर बोम्बई केस और 7th शेड्यूल का जिक्र किए बिना आपका आंसर अधूरा है। तो सॉफ्टवेयर यानी संविधान और हार्डवेयर यानी सरकार दोनों सेट हो गए, लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं, असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी। वही तो, अगर ये मजबूत सरकार जिसके पास तूफान रोकने वाला छाता है, कल को खुद आम नागरिक के लिए तूफान बन जाए, अगर आर्बिट्रेरली एक्ट करने लगे, तो उस एक अकेले नागरिक को कौन बचाएगा इस विशाल सरकार से? उस आम नागरिक का सबसे बड़ा हथियार है उसके फंडामेंटल राइट्स। संविधान के पार्ट 3 यानी आर्टिकल्स 12 to 35 में इन अधिकारों को लिखा गया है। ये राइट्स स्ट्रिक्टली किस चीज से बचाते हैं? ये स्पेसिफिकली इंडिविजुअल्स को आर्बिट्री स्टेट एक्शन यानी सरकार की मनमानी से प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें कई कैटेगरीज हैं जो हर इंसान की डिग्निटी बनाए रखती हैं, जैसे इक्वालिटी वगैरह। हाँ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और इन सब को लागू करवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पर इन अधिकारों की इंटरप्रिटेशन तो वक्त के साथ बदलती रही है ना कोर्ट्स में? बिल्कुल, और इसमें मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस बहुत अहम है। इस केस ने क्या बदला? देखिए, इस केस से पहले राइट्स की इंटरप्रिटेशन थोड़ी नैरो थी, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स, खासतौर पर आर्टिकल 21 की एक बहुत ही ब्रॉड, लिबरल और ह्यूमन सेंट्रिक इंटरप्रिटेशन की थी, जिससे राइट टू लाइफ सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित नहीं रहा। सही कहा, बल्कि डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार बन गया वो। ये सच में एक डीप फिलॉसफी है। और व्यूअर्स, ध्यान रखना, मनिका गांधी केस में पासपोर्ट इंपाउंड होने से लेकर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तक की लंबी कहानी है। हाँ, बहुत डीप केस है ये। इस केस के विस्तृत फैक्ट्स, इशू और रीजनिंग हमारे आज के सोर्स में मौजूद नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को ऑथेंटिक लीगल सोर्स से वेरीफाई करना जरूरी है, ताकि आप कॉन्टेक्स्ट सही से समझें। सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। पर एक बात मुझे अभी भी खटक रही है यार, सिर्फ एक नागरिक को अधिकार देने से पूरा देश आगे थोड़ी ना बढ़ेगा। मतलब? एक डेवलपिंग देश में सरकार को एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कुछ लक्ष्य या कुछ निर्देश भी तो चाहिए ना, वरना सरकार गरीबी और असमानता कैसे दूर करेगी? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, और इसीलिए संविधान निर्माताओं ने पार्ट 4
यानी आर्टिकल्स 36 से 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम डीएसपी कहते हैं, उसे शामिल किया। ये डीएसपी एग्जैक्टली होते क्या हैं? ये असल में सरकार के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स या टारगेट्स हैं। ये बताते हैं कि सरकार को पॉलिसी बनाते वक्त समाज के कल्याण को प्रायोरिटी देनी है। पर मैंने सुना है डीएसपी नॉन जस्टिसेबल होते हैं, यानी अगर सरकार इन्हें पूरा ना करे तो मैं कोर्ट जाकर उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। तो फिर इनका फायदा क्या हुआ? ये तो सिर्फ खोखले वादे बनकर रह गए ना? ऐसा लगता है, पर ऐसा है नहीं। ये कोर्ट्स द्वारा सीधे लागू नहीं करवाए जा सकते, लेकिन देश की गवर्नेंस के लिए ये फंडामेंटल है। सरकार पर पॉलिटिकल और मॉरल प्रेशर होता है इन्हें पूरा करने का। अच्छा। और यहीं से ना सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी हिस्ट्री में। कैसा टकराव? किसके बीच में? सोचिए, एक तरफ नागरिक के फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी था, और दूसरी तरफ सरकार के डीएसपीज हैं, जैसे गरीबी हटाना, जमीनों का बंटवारा करना। तो जब सरकार प्रॉपर्टी लेगी तो राइट वायलेट होगा? वही तो, जब सरकार ने डीएसपीज लागू करने के लिए कानून बनाए तो उन्होंने नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया। तो अब सवाल यह था कि अगर दोनों में टकराव हो जाए तो जीतेगा कौन, फंडामेंटल राइट या डीएसपी? ये तो एक तरह से इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी का बैटल हो गया। इसका रेजोल्यूशन कैसे हुआ? कोर्ट ने क्या किया? इसका रेजोल्यूशन आया एक बेहद लैंडमार्क केस से, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इसमें क्या ठहराया कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने इस टकराव को परमानेंटली खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी को जीतने या हारने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स और डीएसपीज दोनों एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे। हाँ, उनके बीच का हार्मोनियस बैलेंस यानी सौहार्दपूर्ण संतुलन ही इस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इस हार्मोनियस बैलेंस को समझने के लिए एक और विजुअल रिकॉल क्रिएट करते हैं। बताइए, क्या विजुअल है? न्याय की एक चमकती हुई बड़ी तराजू यानी वेइंग स्केल सोचें। इस तराजू के एक पल्ले पर अकेले नागरिक के अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स रखे हैं और दूसरे पल्ले पर पूरे समाज का कल्याण यानी डीएसपी रखा है। अच्छा। और कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने दोनों पल्लों को बिल्कुल बराबर लेवल पर फिक्स कर दिया ताकि दोनों पल्ले हमेशा बैलेंस में रहें और कोई एक दूसरे पर हावी ना हो। वाह, कितने सिंपल तरीके से समझा दिया आपने। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को और डीप में समझने के लिए ना मिनर्वा मिल्स के डिटेल्ड फैक्ट्स और कंप्लीट इश्यूज पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि एग्जाम में डिटेल पूछते हैं। राइट। इस केस के विस्तृत फैक्ट्स, इशू और रीजनिंग हमारे आज के सोर्स में मौजूद नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को ऑथेंटिक लीगल सोर्स से वेरीफाई करना जरूरी है। सही याद दिलाया। अब जब हम राइट्स और प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं ना, तो नागरिकों के कुछ फर्ज यानी ड्यूटीज भी तो बनते हैं। सिर्फ राइट्स मांगने से देश थोड़ी ना चलता है। सही बात है, ताली दोनों हाथों से बजती है ना? बिल्कुल। इसीलिए बाद में पार्ट VA आर्टिकल 51A ऐड किया गया, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया। ये ड्यूटीज ओरिजिनली कितनी थी? शुरुआत में ये 10 थी, लेकिन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के जरिए एक 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई जो एजुकेशन से जुड़ी थी। इनका मकसद है सिटीजन्स को उनके कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल सिंबल्स, एनवायरनमेंट और साइंटिफिक टेम्पर के प्रति उनकी बेसिक ड्यूटीज याद दिलाना। यहाँ एक और चीज सेलियन फीचर्स में आती है जो मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हाँ, आर्टिकल 326 वाला। राइट। आर्टिकल 326 के तहत हर वो सिटीजन वोट दे सकता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, और पहले ये वोटिंग एज 21 साल थी, जिसे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 ने घटाकर 18 साल कर दिया। इसने यूथ को डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व किया। और इसी डेमोक्रेसी का आधार हमारा प्रियम्बल है, जो संविधान की आत्मा है। प्रियम्बल के मेन वर्ड्स कौन से हैं जो एग्जाम में आते हैं? प्रियम्बल इंडिया को सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। ये 5 शब्द अपने आप में पूरे संविधान का निचोड़ है। थोड़ा ब्रीफ में इनका मतलब बता दीजिए। सॉवरन यानी हम अपने फैसले खुद लेंगे, कोई बाहरी ताकत नहीं। सोशलिस्ट यानी अमीरी गरीबी का गैप कम करना। सेक्युलर, जिसे आर्टिकल्स 25 से 28 भी सपोर्ट करते हैं, यानी स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं और सब बराबर हैं। और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक? डेमोक्रेटिक यानी चुनाव होंगे, और रिपब्लिक यानी देश का हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट चुना जाएगा, कोई राजा महाराजा नहीं होगा। एग्जामिनर हमेशा चाहता है कि स्टूडेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को केसेस के साथ मैच करके लिखें, जैसे एफआरस और डीपीएसपीस के टकराव को मिनर्वा मिल्स के बैलेंस से समझाएं। बिल्कुल।
ऐसा करने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ये बैलेंस सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगता है मुझे। पर कोर्ट ने यहाँ एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड अप्रोच ली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वापस चलते हैं हमारी उस सबसे बड़ी मिस्ट्री की तरफ जो हमने इंट्रो में पूछी थी। हाँ, उस मिस्ट्री का वक्त आ गया है अब। क्या हो अगर संसद यानी पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है किसी दिन अपनी 2/3 मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके इन अधिकारों को, इस प्रिएम्बल को और पूरे के पूरे संविधान को ही हमेशा के लिए बदल दे, तो संविधान को नष्ट होने से आखिर कौन बचाता है? और यही होता है उस रहस्य का खुलासा। इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाती है हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र कैसे? जुडिशरी को प्योरली इंडिपेंडेंट रखा गया है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के प्रभाव से। और इनके पास जो सबसे बड़ा, सबसे ब्रह्मास्त्र जैसा हथियार है ना, वो है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू? इसे अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो क्या इसका मतलब ये है कि कोर्ट्स पार्लियामेंट के बनाए कानून को चेक कर सकती हैं? एकदम सही समझे आप। इसका मतलब है कि कोर्ट्स के पास ये ताकत है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो संविधान या नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके इनवैलिडेट यानी रद्द कर सकती है। ये पावर कहाँ लिखी है संविधान में? इस ताकत का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हमें आर्टिकल्स 13, 32 और 226 में मिलता है। इस हवाले से केस याद रखना जरूरी है, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू की ताकत को ही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर रीअफर्म यानी पुनः स्थापित किया था। वैसे व्यूअर्स, एल चंद्र कुमार केस ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के टेक्निकल डिटेल्स पर बेस्ड है ना? हाँ, इसका टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट अलग है। इस केस के विस्तृत फैक्ट्स, इशू और रीजनिंग हमारे आज के सोर्स में मौजूद नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को ऑथेंटिक लीगल सोर्स से वेरीफाई करना जरूरी है। लेकिन इस जुडिशियल रिव्यू का सीधा सा मतलब ये निकला कि देश में किसी नेता या किसी पार्टी का राज नहीं है, बल्कि कानून का राज है, यानी रूल ऑफ लॉ। एग्जैक्टली। रूल ऑफ लॉ कहता है कि सभी पर्सन्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या आम नागरिक, लॉ के आगे इक्वल हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं है। इस पर भी कोई हाई प्रोफाइल केस आया था क्या? हाँ, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 के बेहद हाई प्रोफाइल केस में कोर्ट ने इसी रूल ऑफ लॉ को संविधान का मूलभूत हिस्सा माना था। अच्छा, ये वो इलेक्शन वाला डिस्प्यूट था। इस केस के विस्तृत फैक्ट्स, इशू और रीजनिंग हमारे आज के सोर्स में मौजूद नहीं है स्टूडेंट्स, पर वो कौन सा क्लाइमैक्स केस था? क्लाइमैक्स केस? हाँ, वो अल्टीमेट शोडाउन जिसने डायरेक्टली पार्लियामेंट की आखिरी लिमिट डिसाइड कर दी, जिसने तय किया कि संविधान बदला जा सकता है पर नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अब हम आ गए हैं भारत के संविधान के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ केस पर, जिसमें 13 जजेस की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी आज तक की। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये तो सबसे फेमस केस है लॉ का। यही वो लैंडमार्क केस है जहां जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डेवलप की थी। डॉक्ट्रिन मतलब एक नया सिद्धांत? वो क्या था प्रिसाइसली? हाँ, इस केस का प्रिंसिपल बहुत ही साफ और ठोस था। कोर्ट ने पार्लियामेंट से कहा कि आपके पास आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन यानी अमेंड करने की पूरी पावर है। आप इसमें बदलाव ला सकते हैं, लेकिन आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा किसी भी हाल में डिस्ट्रॉय या नष्ट नहीं कर सकते। तो जो हमारी शुरुआत की मिस्ट्री थी कि क्या 1949 का बनाया दस्तावेज डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो केशवानंदा भारती ने 1973 में आकर परमानेंट रोक दिया। बिल्कुल, जुडिशरी ने एक फाइनल लाइन ड्रॉ कर दी थी। स्टूडेंट्स, केशवानंदा भारती तो संविधान का सबसे कॉम्प्लेक्स और बड़ा केस है। हाँ, इसके फैक्ट्स बहुत लंबे हैं। राइट। इस केस के विस्तृत फैक्ट्स, इशू और रीजनिंग हमारे आज के सोर्स में मौजूद नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को ऑथेंटिक लीगल सोर्स से वेरीफाई करना जरूरी है एग्जाम के लिए। एग्जाम में बस ये बेसिक स्ट्रक्चर वाली लाइन और उसका कॉन्टेक्स्ट ठीक से लिखना है। सही कहा आपने। और इस कॉन्सेप्ट को परमानेंटली माइंड में लॉक करने के लिए मैं एक आखिरी विजुअल रिकॉल बनाती हूँ। बनाइए बनाइए। एक बेहद भव्य और बड़ी इमारत की कल्पना करें। ये इमारत हमारा संविधान है। अब अगर आप चाहें तो इस इमारत के कमरों का पेंट बदल सकते हैं, नया इंटीरियर डिजाइन लगा सकते हैं, खिड़कियां छोटी या बड़ी कर सकते हैं। ये सब अमेंडमेंट्स हैं जो पार्लियामेंट आराम से कर सकती है ना? हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन आप इस इमारत की नींव यानी उसके फाउंडेशन पिलर्स पर हथौड़ा नहीं मार सकते, वरना पूरी इमारत धड़ाम से गिर जाएगी। वो पिलर्स, वो नींव ही बेसिक स्ट्रक्चर है।
क्या शानदार तरीके से समझाया है आपने इस विजुअल से। अगर एलएलबी, बीएलएलबी या यूपीएससी के स्टूडेंट्स इस डिटेल्ड डिस्कशन को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और सेलिएंट फीचर्स हमेशा लॉन्ग आंसर टॉपिक्स में पूछे जाते हैं। और इन केसेस के बिना आंसर अधूरा है ना? बिल्कुल। अगर इन पर सवाल आए तो केशवानंदा भारती, मिनर्वा मिल्स और एल चंद्र कुमार जैसे केसेस लिखे बिना और इन अंडरलाइंग फिलॉसफीज को समझाए बिना आपका आंसर बिल्कुल अधूरा माना जाएगा एग्जाम में। अब अगर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर का फाउंडेशन वाला कॉन्सेप्ट और ये पूरी डिस्कशन समझ आ गई है ना, तो कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपके हिसाब से इस संविधान का सबसे जरूरी फीचर कौन सा है, प्रीएम्बल, जुडिशियल रिव्यू या कुछ और। मैं भी कमेंट्स पढ़ूंगा देखने के लिए कि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं। तो शुरुआत में जो हमारा सवाल था कि 26 नवंबर 1949 को जो दस्तावेज डॉक्टर अंबेडकर और असेंबली ने बनाया, क्या भविष्य की सरकारें उसे पूरी तरह बदल या नष्ट कर सकती हैं? उसका सीधा और आखिरी जवाब है नहीं। चलिए इस डीप डाइव के सारे मेन कॉन्सेप्ट्स को फटाफट एक लाइन में रिवाइज करते हैं। हाँ, क्विक रिकैप करते हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे दुनिया भर के सोर्सेज से अपने हालात के मुताबिक अडेप्ट किया गया है, अडॉप्ट नहीं। यहाँ हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनी जहाँ पीएम रियल एग्जीक्यूटिव है। और फेडरलिज्म, हमारा फेडरलिज्म ऐसा है जिसका स्ट्रॉन्ग झुकाव यूनिटरी यानी सेंटर की तरफ है ताकि देश एक रहे। यहाँ फंडामेंटल राइट्स और डीएसपीज के बीच मिनर्वा मिल्स केस के बाद एक हार्मोनियस बैलेंस यानी बराबर की तराजू है। और इस सब को प्रोटेक्ट कौन करता है? इन सबको और आम नागरिक को प्रिजर्व करने वाली एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिसके पास जुडिशियल रिव्यू की ब्रह्मास्त्र जैसी ताकत है। और इन सब के ऊपर खड़ी है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बहुत बढ़िया समरी थी ये। अगर आप इन सभी सेलिएंट फीचर्स को इनके क्यों और कैसे के साथ आर्टिकल्स और लैंडमार्क केसेस यूज करके लिखेंगे तो एग्जाम में डेफिनेटली बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। कॉन्फिडेंस रखिए, आपके कॉन्सेप्ट्स अब पूरी तरह क्लियर हैं। बिल्कुल सही। और इससे पहले कि हम आज की चर्चा खत्म करें, सभी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के सोचने के लिए मैं एक नया और थोड़ा आगे का विचार दे रही हूँ। वो क्या? सोचिए, समाज कितनी तेजी से बदल रहा है ना। जिस तरह 1973 में कोर्ट ने बदलते हालात को देखकर बेसिक स्ट्रक्चर की खोज की थी, क्या आने वाले 50 सालों में, मतलब फ्यूचर में, हाँ, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी और डिजिटल राइट्स हमारी जिंदगी पूरी तरह घेर लेंगे, क्या कोर्ट टेक्नोलॉजी और डेटा से जुड़ी किसी नई ही चीज को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा घोषित कर सकती है? वाओ, ये तो बहुत डीप थॉट है। संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हमारे साथ बड़ा होता है। इसलिए इस बारे में सोचिएगा जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के लिए वकील साहब YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।